तो लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रोस्टैट की लास्ट क्लास तक हमने पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट कर ली थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, अभी तक आपने क्या क्या करा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, आपने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। ये सारी चीजें आपने पॉइंट चार्जेस के लिए करी, फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, सबके लिए। अब आपको ये सारी चीजें, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? इट्स अ सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। इस सिस्टम को आप डाइपोल कहते हैं, सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। सिस्टम हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। तो एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस हैं जो इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। अब इसके साथ एक कंडीशन और होती है डाइपोल में, दो चार्जेस होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर ऑपोजिट हो, उसके साथ साथ एट अ स्मॉल सेपरेशन। इनके बीच में सेपरेशन बहुत छोटा होगा, एट अ स्मॉल सेपरेशन, सेपरेशन बहुत कम है। ऐसे सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। दो चार्जेस होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, दोनों का नेचर ऑपोजिट होगा, सेपरेशन बहुत कम होगा दोनों के बीच में, इसे आप डाइपोल कहोगे। दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसे यूजुअली हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये सेपरेशन है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, इसे आप 2a भी लिख सकते हैं, इसे आप l भी लिख सकते हो, इसे आप d भी लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें, या मैंने इसे 2a से सेपरेट रिप्रेजेंट किया हुआ। अब इसके देखो नेचर में एग्जांपल्स क्या क्या है। HCl मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल, H प्लस और Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। NaCa मॉलिक्यूल Na प्लस और Cl नेगेटिव, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बहुत स्मॉल सेपरेशन है, ये डाइपोल हो गया, एक सिस्टम है डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद नेक्स्ट आप क्वांटिटी पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। आप मेजर करना चाहते हैं डाइपोल कितना स्ट्रांग है, आपका डाइपोल कितनी स्ट्रांग फील्ड जनरेट करेगा, कितनी ज्यादा एनर्जी होगी इसकी। तो स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए आप एक क्वांटिटी यूज करते हैं, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वो क्वांटिटी है जिसे आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए। जितना स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा उसकी डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। देखिए डाइपोल मूवमेंट को मेजर करने का तरीका क्या है। डाइपोल मूवमेंट को आप P से रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द चार्ज। कोई एक चार्ज लो, मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिए, इसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल स्ट्रेंथ बताएगा, कोई एक चार्ज लो, दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज डाइपोल। इसकी जो एसआई यूनिट है, दैट एसआई यूनिट इज कूलम मीटर, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन होगा डाइपोल मूवमेंट का, नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एक ये माइनस क्यू रखा है, ये प्लस क्यू रखा है, तो जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मूवमेंट का वो नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव होगा। अगर आप इसमें नेट चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं डाइपोल पर, तो डाइपोल पर जितना नेगेटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज जो होगा डाइपोल के ऊपर दैट विल बी जीरो। नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो। इतना लिखिए। इतना हो जाए तो बताइए मुझे, फिर जरा डाइपोल मूवमेंट पर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। भाई इतना हो जाए, बताना शुरू करो मुझे।
चलो सबने लिख लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बाद कुछ क्वेश्चंस देखो डाइपोल मूवमेंट पर। एक तो बड़ा बेसिक सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको चार्जेस दिए हैं, सेपरेशन दिया है, वो आपसे कह रहा है कि डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। मान लो उसने ये दे दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये आपको दिया होगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ये नेगेटिव जेड एक्सिस है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 3 मिली कूलम, एक चार्ज यहां रखा हुआ है विच इज -3 मिली कूलम। ओरिजिन है ये, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, नेगेटिव जेड एक्सिस है ना, 0 0 -2 mm, और ये जो पॉइंट है इसके पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है 0 0 2 mm। मुझे जरा इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करके बताना कितना होगा। कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करके बताओ। और जब आप डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करो ना तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें लिखना। मेघना गलत है, यूनिट्स तो देखो। हाँ इसका सही आ रहा है। डायरेक्शन के साथ प्रॉपर यूनिट वेक्टर लिखिए। यूनिट वेक्टर क्या है? शाहीन गड़बड़ है, दोबारा देखिए। शाहीन गलत आ रहा है। अलमास का ठीक है, अस का डायरेक्शन ठीक है। राशिद एसआई यूनिट बताओ मुझे कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड एसआई यूनिट में बताओ कितना आ रहा है एग्जैक्टली। हबीब का सही है, डायरेक्शन भी सही है। सुहेल ये क्या लिख रहे हो? डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा हूं मैं, चार्ज थोड़ा ना पूछ रहा हूं। शाहीन का सही है। अब जाहिद, जाहिद क्या लिख रहे हो? मैग्नीट्यूड बिल्कुल गलत है, डायरेक्शन सही है। मैग्नीट्यूड में पावर देखो जरा, 10 की क्या लिखी है तुमने। राशिद का सही आ रहा है। अरबाब पावर में गड़बड़ है यार, पावर में गड़बड़ है। डायरेक्शन सही है, राशिद सही है। अरबाब पावर में गड़बड़ है। इब्राहिम मैग्नीट्यूड चेक करो, पावर चेक करो, 10 की पावर में गड़बड़ कर रहे हो। जाहिद पावर फिर गड़बड़ है, पावर में गड़बड़ है भाई। भाई देखिए आपको जो चार्ज दिया है ना, चार्ज कितना दिया है? 3 मिली कूलम। तो आपका चार्ज हो गया 3 इंटू 10⁻³ कूलम, ये चार्ज है। दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन कितना है देखो, यहां से लेकर यहां तक जब आप सेपरेशन लोगे दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच में सेपरेशन है आपका 4 mm। 4 mm का सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच। तो आपका जो 2a होता है वो 2a आ गया 4 mm। 2a का मतलब ये नहीं कि सेपरेशन का डबल कर दो, चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसी को आप 2a कहते हो। तो ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करिए, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम। चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻³ सेपरेशन कितना है? 4 इंटू 10⁻³ डाइपोल मूवमेंट कितना आ गया? 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, ये रहा। डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है? के कैप। तो आपका डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 के कैप कूलम। ये आपका डाइपोल मूवमेंट है 12 इंटू 10⁻⁻6 कूलम।
चलिए इतना लिख लीजिए, बस सबसे हो गया होगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। बस यूनिट का ख्याल रखा करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और अक्सर यहां आता है जहां दो डाइपोल ना मिक्स करके दे देता है। दो डाइपोल मिक्स करके दे देगा आपको। जैसे यहां पर एक चार्ज रख दिया उसने +2q, यहां रख दिया -q, और यहां रख दिया -q। हर साइड दे दिया आपको, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ये साइड भी है। कहता है डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करो सिस्टम का। तो आप कर क्या सकते हो, जो +2q है ना, इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर, ये जो +2q है इसे आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक +q हो जाएगा, दूसरा भी +q हो जाएगा। +2q को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक चार्ज q है, दूसरा चार्ज भी q है। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होता है, तो देखो एक डाइपोल +q और इस -q से बनेगा, एक डाइपोल इस +q इस -q से बनेगा। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये पहला डाइपोल कह देता हूं इसे मैं, ये फर्स्ट डाइपोल है। तो ये पहले डाइपोल का डायरेक्शन है P1। ये दूसरा डाइपोल है, ये दूसरे डाइपोल का डायरेक्शन है P2। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, हर एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं पहले का जो डाइपोल मूवमेंट है दैट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है, ए। ऐसे ही जो दूसरा डाइपोल होगा उसमें भी कितना आ जाएगा, Q इंटू ए। ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। आपको नेट डाइपोल मूवमेंट चाहिए, आपको नेट डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करना है। नेट डाइपोल मूवमेंट के लिए दोनों डाइपोल मूवमेंट्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। इट्स वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2। एंगल कितना है P1 और P2 में, 60 डिग्री। तो आप P को लिख सकते हो, इट्स रूट ओवर, इट्स P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 60। ऐसे आप ऐड कर दी। अब देखो P1 और P2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो P2 की जगह P1 रख दो। तो ये आ गया रूट ओवर P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर 2P1, P2 की जगह भी P1 रख दिया, cos 60 इज हाफ। तो देखिए P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर P1 स्क्वायर, तो ये P आ गया रूट ओवर 3P1 स्क्वायर। तो यहां आपका P आ गया, इट्स P1 रूट 3। ये P1 रूट 3 आपका डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। नेट डाइपोल मूवमेंट है, P1 कितना है, QA। तो आप लिख सकते हैं QA रूट 3। अब आपको डायरेक्शन भी चाहिए ना, डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहां पर पैरेलल साइड्स लेकर आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दीजिए। ये जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का, ये डायगोनल आपको डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देगा। आप डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो भाई, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज बीटा। बीटा निकालने के लिए वैसे तो आप पैरेललोग्राम लॉ का पूरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन यहां देखो दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, 60 को बाइसेक्ट करेगा तो कितना आ जाएगा, 30-30। तो आप बीटा डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 डिग्री होगा, बाइसेक्ट करेगा ना इक्वल। नहीं हर्षित, कल नहीं, बीटा जो होगा आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। 30-30 डिग्री में दो इक्वल पार्ट्स में आपका एंगल डिवाइड हो जाएगा। भाई बताइए क्लियर है डाइपोल मूवमेंट यहां तक। हर्षित इतना लिखिए, फिर मैं लास्ट स्लाइड पर आता हूं। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इतना तो लिख लीजिए। चलिए इतना लिखिए, फिर देखते हैं डाइपोल की वजह से फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
सबने लिख लिया इतना? भाई फौजिया हुआ इतना, लिखा आपने? अच्छा मैं माइक ऑन कर रहा हूं। अब जो लोग लेट आए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बेसिक से क्वेश्चंस थे जहां पर आप डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे थे। अब डाइपोल मूवमेंट के बाद वो आपसे कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए डाइपोल। तो ये सब डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। देखिए जब आप डाइपोल की फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो फील्ड आप 3 पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल की फील्ड आप 3 जगह कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हैं जहां आप डाइपोल की फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डाइपोल की फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो डाइपोल की एक्सियल लाइन पर। वो आपसे कहेगा डाइपोल की फील्ड कैलकुलेट कीजिए डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर। और वो आपसे कहेगा डाइपोल की फील्ड कैलकुलेट कीजिए किसी भी जनरल पॉइंट की। या तो एक्सियल लाइन पर फील्ड कैलकुलेट करो या इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कैलकुलेट करो या किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर वो आपसे कहेगा। इनफैक्ट ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन इस जनरल पॉइंट के स्पेशल केसेस होते हैं। तो देखो यहाँ फील्ड कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं एक्सियल लाइन लूं, एक्सियल लाइन का मतलब है डाइपोल को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के अलोंग कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए। एक्सियल लाइन का मतलब है जहां जो भी लाइन डाइपोल को ज्वाइन कर रही है, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। तो जो लाइन माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन कर रही है दिस इज सेंटर ओ। इस लाइन के अलोंग कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए। दिस इज पॉइंट। अब सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज आर। जब भी आप डाइपोल में सेपरेशन लोगे, सेपरेशन आप सेंटर से लेंगे, सेंटर से सेपरेशन आर। टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, तो ये भी a हो गया और ये भी a हो गया। अब यहां एक्सियल लाइन पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखिए, मैं डिराइव नहीं कर रहा। आप डिराइव करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, माइनस क्यू की वजह से आप P पर फील्ड लोगे, प्लस क्यू की वजह से आप P पर फील्ड लोगे और दोनों फील्ड्स को वेक्टोरिकली ऐड कर दो। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये एक्सप्रेशन आता है 1/4πε0। इट्स 2PR ओवर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। So this is the expression of electric field on the axial line. 1/4πε0 2PR by r square minus a square का होल स्क्वायर। याद रखिएगा r हमेशा हम सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं, यहां से नहीं लोगे कॉर्नर से, आप सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते। तो अगर आप ढंग से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डायरेक्शन जो होगा फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो फील्ड का डायरेक्शन वही है जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। भाई डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, लेफ्ट से राइट। ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली आपकी फील्ड चली जाएगी। ये फील्ड का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट है। ये आ जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑन द एक्सियल। अब यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं,
भाई आप आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज कर कहता है कि साइज ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल। तो देखो आर तो सेपरेशन बता रहा है, ए बता रहा है साइज ऑफ डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन, तो जब आप यहां आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे दैट मींस ए इज वेरी वेरी लेस देन आर अप्रोक्सीमेशन। तो जब आप आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन कहता है साइज ऑफ डाइपोल बहुत छोटा है, ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां पर एक्सप्रेशन में ये जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह आप आर स्क्वायर ले लीजिए, तो आपकी फील्ड का एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। इट्स 2pr over 4 pi epsilon naught r to the power 4। तो ये r इस 4 को कैंसिल कर देगा तो क्यूब आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, इट्स 2p by 4 pi epsilon naught r। So this is the expression of electric field on the axial line of dipole, 2p by 4 pi epsilon naught r। तो इसमें से एक चीज आपको ये याद रखनी होती है कि फील्ड आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। अगर आप एक पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज में फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। याद रखिएगा ये डाइपोल है कि डाइपोल की जो फील्ड है वो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए इतना लिखिए। तो देखिए ये तो एक्सियल लाइन पर फील्ड। एक्सियल लाइन के बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखिए इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको ये डाइपोल दिया है, अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कहीं कोई पॉइंट दे दूं वो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। ये डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दिस इज ओ। यहां कहीं आपको फील्ड कैलकुलेट करनी, सेंटर से जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज आर। तो जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड कैलकुलेट करोगे तो यहां फील्ड का एक्सप्रेशन आता है माइनस पी
by 4 pi epsilon naught r square plus a square to the power 3 by 2. This is electric field on the perpendicular bisector. Minus p by 4 pi epsilon naught r square plus a square to the power 3 by 2. ये perpendicular bisector पर expression होगा. तो अगर आप यहां से देखोगे तो फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस है. दैट मींस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अगर ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये फील्ड का डायरेक्शन होगा. फील्ड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा. minus p by 4 pi epsilon naught r square plus a square to the power 3 by 2. So आप लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ फील्ड it opposite to that of dipole. तो जहां भी डाइपोल मूवमेंट होगा उस डाइपोल मूवमेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में फील्ड होगी. तो अगर आपका डाइपोल मूवमेंट राइट में है तो फील्ड लेफ्ट में जाएगी. ये फील्ड का डायरेक्शन है ऑन द इक्वेटोरियल. यहां भी आप यूज कर सकते हैं आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन. ये अगर साइज बहुत छोटा है तो देखो ये आर स्क्वायर हो जाएगा. आर स्क्वायर की पावर 3 by 2 तो क्यूब बचेगा. तो आइडियल डाइपोल अप्रोक्सीमेशन जब आप यूज करेंगे तो ये आएगा इक्वेटोरियल लाइन पर माइनस पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. दिस इज ऑन द इक्वेटोरियल. अब अगर आप ढंग से इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन कंपेयर करें, देखिए एक्सियल लाइन पर कितना था 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. इक्वेटोरियल लाइन पर कितना है जस्ट माइनस p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल के कंपेरेबल डबल है. दिख रहा है जस्ट p है, ये 2p है. एक्सियल पे जो फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल के कंपेरेबल डबल होती है. तो आप ऐसे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. एक्सियल लाइन पर फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की फील्ड की एग्जैक्टली डबल होगी. एग्जैक्टली डबल. वो ये बताएगा. मैं बताइए क्लियर इतना. चलिए इतना लिखिए. इसमें एक जनरल पॉइंट पर देखते हैं. जनरल पॉइंट पर कैसा आएगा. इतना लिखिए फिर देखते हैं जनरल पॉइंट के ऊपर फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा कुछ दिया होगा. फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. लास्ट वाले में एक्सियल फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव क्यू साइड नहीं होनी चाहिए थी. क्यों हर्षित नेगेटिव क्यू की साइड क्यों होनी चाहिए. अजी हर्षित क्यों आपको लगता है कि माइनस क्यू की तरफ होनी चाहिए. हर्षित आप सिर्फ एक चार्ज की फील्ड नहीं ले रहे हैं, आप पूरे सिस्टम की फील्ड ले रहे हैं. तो एग्जैक्ट डायरेक्शन वो होगा जो डिपेंड करेगा किसकी फील्ड स्ट्रांग है ना. आप सिर्फ एक चार्ज की फील्ड नहीं ले रहे हैं, आप पूरे सिस्टम की फील्ड ले रहे हैं. तो ये पॉजिटिव चार्ज करीब है, नेगेटिव चार्ज दूर है. पॉजिटिव की फील्ड स्ट्रांग होगी तो पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन आएगा. और ये फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करी हमने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्रॉ करी है. फील्ड लाइंस तो मुझे ऐसे करके ड्रॉ करनी है. फील्ड की स्ट्रेंथ दिखा रहा हूं जो फील्ड लाइंस पर टैंजेंट लेकर आता है. सो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की डबल हो जाएगी. इसके बाद एक चीज और आती है. तो कहता है अच्छा जनरल पॉइंट आ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट आ गया, एक्सियल लाइन आ गया, इक्वेटोरियल लाइन आ गया, जनरल पॉइंट. कहीं कोई जनरल पॉइंट दे देगा आपको डाइपोल पर, कहेगा यहां फील्ड निकाल कर दिखाओ. तो जनरल पॉइंट का मतलब है दिस इज माइनस क्यू.
जी ये कन्वेंशन है अर्षद जी, ये कन्वेंशन, ये आ गया। जनरल पॉइंट का मतलब है कहीं भी, लाइक यहां दे दिया मैंने, ये पॉइंट दे दिया उठाकर यहां पर, मैं कहता हूं यहां फील्ड कैलकुलेट करके दिखाओ, डाइपोल के सेंटर से सेपरेशन आ रहा है, ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, मैं कह रहा हूं यहां फील्ड कैलकुलेट की। तो इस जनरल पॉइंट पर जब आप फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप इस जनरल पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करोगे, यहां फील्ड का एक्सप्रेशन आता है E is P by 4 pi epsilon naught R cube root over 1 plus 3 cos square theta। ये मैग्नीट्यूड है फील्ड का ऑन द जनरल पॉइंट, P by 4 pi epsilon naught R cube 1 plus 3 cos square theta। अब इस थीटा की वैल्यू को चेंज करके ना आप यहां से एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों बना सकते हैं। पहले देखिए फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जरा समझना ये डिराइव कैसे हुआ है, आपको शायद न्यूमेरिकल में इस चीज की जरूरत पड़ जाए। माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है। मैंने डाइपोल मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स लिए, एक आर के अलोंग लिया, इस कंपोनेंट का नाम है पी कॉस थीटा, एक आर के परपेंडिकुलर लिया, यहां लिया, इस कंपोनेंट का नाम है पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा के लिए बताओगे, पॉइंट का नाम भी चेंज कर देता हूं, पी हो जाएगा, इसको ए कह देता हूं। तो मुझे बताओ फॉर पी कॉस थीटा पॉइंट ए, मैं आपको जरा सा हिंट दे रहा हूं कि डिराइव कैसे हुआ है, इज एट, बताओ कौन सी लाइन पर ए पॉइंट पी कॉस थीटा के लिए, एक्सियल इक्वेटोरियल। अरबाब, मोमिना, मेघना, जाहिद, अस्का, हर्षित, सबका सही है ना, एक्सियल लाइन। अच्छा और पी साइन थीटा के लिए पॉइंट ए इज एट इक्वेटोरियल लाइन। पी साइन थीटा के लिए पॉइंट कहां चला गया, इक्वेटोरियल लाइन की। अब पी कॉस थीटा की वजह से जो फील्ड होगी उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा ई एक्सियल वाला एक्सप्रेशन, पी साइन थीटा की वजह से जो फील्ड होगी उसके लिए एक्सप्रेशन आएगा इक्वेटोरियल वाला एक्सप्रेशन। दोनों फील्ड्स को आप ऐड कर देंगे, तो मेरा इसे मैं E1 कह रहा हूं, ये E1 किसकी वजह से, डी टू एक्सियल, इसे मैं E2 कह रहा हूं, E2 किसकी वजह से, पी साइन थीटा। और ये डायरेक्शन हो जाएगा नेट फील्ड का। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल जनरल पॉइंट। ये जो एंगल होता है इसे हम फाई कहते हैं, यही तो डायरेक्शन बताएगा। फाई क्या बता रहा है, फाई आपको दे रहा है डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू आर। जब इसे डिराइव करते हैं तो ये tan फाई आता है tan थीटा डिवाइडेड बाई टू। देखो एंगल नहीं डिवाइड हो रहा, पूरा tan थीटा डिवाइड हो रहा है टू से। तो यहां से आप डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल ऑन द जनरल पॉइंट। तो ये मैग्नीट्यूड है एट द जनरल पॉइंट, ये डायरेक्शन है फील्ड का ऑन द जनरल पॉइंट, और डायरेक्शन को फाई बताएगा, अगर थीटा पता है तो आप फाई निकाल सकते हैं tan थीटा बाई टू। इतना लिखिए, क्वेश्चंस देखते हैं, इतना लिखिए फिर जनरल पॉइंट पर क्वेश्चंस देखते हैं।
चलिए इतना लिख लिया आप लोगों ने? भाई सबने लिख लिया? चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट देखिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर आ गई, एक्सियल लाइन पर आ गई, जनरल पॉइंट पर आ गई। कुछ क्वेश्चंस देखिए डाइपोल पर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, आपको 2-3 डाइपोल दे रहा हूं मैं। हाँ, 3 डाइपोल हैं, आइडेंटिकल डाइपोल हैं बिल्कुल। तीनों का डाइपोल मोमेंट इस पी, इसका डाइपोल मोमेंट भी पी, इसका डाइपोल मोमेंट भी पी, और इसका डाइपोल मोमेंट भी। ये पॉइंट है। हर डाइपोल से सेपरेशन आर है, हर डाइपोल से पॉइंट का सेपरेशन आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। सारे सेपरेशन आर। पॉइंट का नाम है, मुझे चाहिए नेट फील्ड एट ए। अच्छा, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले इसका नाम है डाइपोल नंबर 1, इसका नाम है डाइपोल नंबर 2, इसका नाम है डाइपोल नंबर 3। तो यहां करना क्या है, हर डाइपोल के लिए पॉइंट ए या तो एक्सियल लाइन पर है या इक्वेटोरियल लाइन पर है। मुझे देखकर बताओ डाइपोल नंबर 1 के लिए ए कहां है, एक्सियल या इक्वेटोरियल? हाँ, स्वालिहा का सही है, और किस किस का सही है? हर्षित का सही, अरबाब का सही है, राशिद का सही, अस्का सही कर रही है, जाहिद का सही है, आयशा का गलत है, इब्राहिम का गलत है, अलमास का सही, शाहीन का सही, खुर्रम का सही है, सुहेल का सही है, मेघना का भी सही है, हबीब का भी सही, दानिश का भी सही है, मोमिना मदिहा दोनों का सही, उज़मा गलत कर रही हैं, आजम का भी सही है। अरे भाई देखो, इस डाइपोल के लिए अगर आप पॉइंट लोगे, डाइपोल के एक्सिस तो ये है, यहां थोड़ा ना लाई कर रहा है ए पॉइंट तो परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है भाई। फॉर डाइपोल 1 पॉइंट ए कहां लाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, फर्स्ट डाइपोल की फील्ड। फर्स्ट डाइपोल की फील्ड निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन वाला एक्सप्रेशन। हाँ उस्मा, आया समझ में? और भी एक आध का गलत था, एक्सियल, और कौन गड़बड़ कर रहा था, इब्राहिम, आयशा। भाई आया कि ये एक्सियल लाइन नहीं है, इक्वेटोरियल है, एक्सियल के लिए तो पॉइंट यहां होना चाहिए। चलिए सेकंड डाइपोल के लिए बताइए पॉइंट ए कहां पर है, एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन, सेकंड डाइपोल के लिए। वेरी गुड, सभी का ऑलमोस्ट सब आंसर दे रहे हैं, सबका एक्सियल आ रहा है, वेरी गुड, सबका एक्सियल आ रहा है, सबका सही है। तो सेकंड डाइपोल के लिए पॉइंट लाई करेगा एक्सियल लाइन पर। अच्छा थर्ड डाइपोल के लिए बताइए, थर्ड डाइपोल के लिए बताइए पॉइंट कहां लाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन। थर्ड डाइपोल के लिए भी पॉइंट लाई करेगा ऑन द एक्सियल लाइन, हाँ एक्सिस पर लाई कर रहा है थर्ड। अब कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, इक्वेटोरियल लाइन पर एक्सप्रेशन क्या था। अच्छा पहले तो डायरेक्शन देख लें, पहले डायरेक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट ऊपर है, फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट, तो फील्ड नीचे जाएगी, E1। दोबारा देख लो, इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट होता है, तो फर्स्ट वाले का डाइपोल मूवमेंट ऊपर है, तो फील्ड कहां होगी, नीचे। सेकंड देखो, सेकंड के लिए पॉइंट कहां लाई कर रहा है, ऑन द एक्सियल लाइन, तो जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है वही फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो ये फील्ड चली जाएगी दैट्स E2, सेकंड डाइपोल की वजह से। थर्ड डाइपोल,
थर्ड डाइपोल के लिए भी पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ऑन द एक्सियल लाइन। डायरेक्शन क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये E3 हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट राइट में तो फील्ड भी है राइट में। भाई बताओ, ये डायरेक्शन में किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताओ पहले, प्रॉब्लम डायरेक्शन में कहीं कोई इश्यू है? किसी का भी कोई इश्यू नहीं है। चलो वेरी गुड। अब अगर डायरेक्शन समझ में आ गया, देखो अब तो बड़ा आसान काम है। इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है? P/4πε0r3। डायरेक्शन देख लो, डाउनवर्ड जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस, माइनस जे कैप यूज कर लीजिए। E2 देखिए, E2 कहां लाई कर? एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पर क्या होता है? 2p/4πε0r3। जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, वही फील्ड का डायरेक्शन कहां गया? जे कैप। E3। E3 कहां लाई कर रहा है? ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सप्रेशन क्या होगा? 2p/4πε0r3। अब ये E3 कहां जा रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आई कैप आ जाएगा। तो अगर आप यहां ढंग से देखो, माइनस पी जे कैप एंड 2p/j कैप, इट्स pj कैप। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, दैट्स pj कैप बाय 4πε0r3 प्लस 2p I कैप by 4πε0r3. This is electric field. Pj cap by 4πε0r cube and 2p I cap by 4πε0r cube. This is the net field on the point A. भाई बताइए, क्लियर है ये? अरे भाई क्लियर है ये ना? तो देखिए, इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन पर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। ऐसा नहीं करेगा एक डाइपोल दे दे और कैलकुलेट करवा ले, वो 2-3 डाइपोल्स देगा। डायरेक्शन एक बार रिपीट करूं, देखिए आयशा, फर्स्ट डाइपोल है। फर्स्ट डाइपोल के लिए पॉइंट ए है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट से ऑपोजिट होता है। तो पहले आप डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन देखो। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या? अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है डाइपोल मूवमेंट, तो फील्ड कहां होगी? डाउनवर्ड्स। तो क्या है? डाइपोल मूवमेंट ऊपर है तो फील्ड नीचे। सेकेंड डाइपोल के लिए देखो, सेकेंड डाइपोल के लिए पॉइंट ए कहां पर है? ऑन द एक्सियल लाइन। तो जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, वही फील्ड का डायरेक्शन। डाइपोल मूवमेंट ऊपर है तो फील्ड भी ऊपर होगी। थर्ड देखो, थर्ड के लिए भी पॉइंट कहां पर? एक्सियल लाइन पर। तो जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, देखो डाइपोल मूवमेंट कहां है? थर्ड का राइट में। तो ए पॉइंट पर जो फील्ड भी होगी ना, वो भी राइट में। यस आयशा, अब बताइए, नहीं आया अभी? देखो ये बिगड़ा ना तो मैग्नेटिज्म भी बिगड़ेगा। मैं इसके फौरन बाद ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म पर आ जाऊंगा। कैपेसिटेंस हम बाद में करेंगे, सर्किट्स के साथ करेंगे। तो ये 3 चैप्टर है एक ही तरह के, एक आता है तो बाकी 2 भी आते हैं। बहुत तेजी से ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म भी हो जाएगा, फिर हम आएंगे कैपेसिटर और सर्किट्स के ऊपर। रिवाइज करना ऐसे आसान होता है। चलिए लिख लीजिए इतना, फिर देखते हैं जनरल पॉइंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन। चलिए, अब जनरल पॉइंट पर एक बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप करिए, उसके बाद थोड़ा सा ट्रिकी करेंगे। ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट कुछ लिख देते हैं, लेट्स से 2 कूलम मीटर है। मैंने आपको पॉइंट यहां दे दिया, ये रहा ये पॉइंट, यहां फील्ड चाहिए। ये सेपरेशन मैंने आपको दिया है 4 मीटर और ये एंगल दिया है से 60 डिग्री। मैं कह रहा हूं फील्ड बता दो यार, ए पॉइंट पर नेट फील्ड, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी चाहिए। करिए करिए जल्दी करिए, मैं भी कैलकुलेट करूंगा ही। हाँ जी, आया कुछ? अरे तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो सॉल्व? अस्का का, अस्का बस 1 मिनट, हाँ मैं 1 मिनट अभी चेक कर दूं अपना। ठीक है, अस्का सही आ रहा है। मेघना का भी सही है। फाई ठीक आ रहा है अरबाब। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ले लो। अस्का और मेघना जरा 10 फाई बता दो। अरबाब फाई में कुछ गड़बड़ है यार, अरबाब तुम्हारा फाई गलत आ रहा है। अलमास तुम्हारा फाई तो सही है, लेकिन तुम फील्ड का मैग्नीट्यूड गलत कैलकुलेट करो, देखो कहीं कुछ मिस करो। अच्छा अच्छा, के लिखा हुआ है, ठीक है अलमास, ठीक है आपका, ठीक है। ठीक है, राशिद सही आ रहा है। ठीक है इसका। मेघना का भी सही है। शाहीन का भी सही है। राशिद सही है। मोमिना, ठीक है मोमिना। मोमिना कुछ गड़बड़ लग रही है मैग्नीट्यूड में, एक बार चेक करना। ठीक है हर्षित, तुम्हारा सही आ रहा है। एंगल गलत है हर्षित तुम्हारा। इब्राहिम गड़बड़ है। हबीब गड़बड़ है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन सही है। स्वालेहा गड़बड़ है। जाहिद गड़बड़ है। क्या तुम लोग कैलकुलेशंस में गड़बड़ कर रहे हो? हाँ आयशा सही आ रहा है, मैग्नीट्यूड भी सही है, डायरेक्शन भी सही है, वेरी गुड। ये जरा तुम लोग ऐसे कोशिश करते हो तो लगता है कि जाग रहे हो। हर्षित गड़बड़। देखिए, फील्ड जो होगी एट जनरल पॉइंट, ये होता है P बाय 4। फौजिया तुम्हारा कोई आंसर नहीं दिखा बहुत देर से मुझे। 1+3 cos²। P आ जाएगा 2। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय r³ इज 4³ multiplied by √1+3 cos²θ। 3 cos²60। It's 18/64। cos 60 इज हाफ, तो 3/4 हो जाएगा। तो ये E आ गया 18/64 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 5 6 7/4 हो जाएगा, √7/2 आ जाएगा ना। 2 9 × 18 हो जाएगा। तो ये E आ गया। कुछ लोग इसको कैंसिल करने की जगह इसे कैंसिल कर रहे हैं, पता नहीं क्या हिसाब लगा रहे थे। 9 × 10⁻⁹/64 √7 न्यूटन पर क्यूब।
ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 9 इंटू 10⁻⁹ बाय 64√7 न्यूटन पर कूलम। ये फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, फील्ड इधर आ रही होगी ना कहीं, ये फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये एंगल कितना है, इसे आप फाई कहते हो। tan फाई होता है tan θ/2, θ/2 नहीं, tan 60/2 होगा। tan 60 कितना होता है, √3/2। तो आप लिख सकते हैं फाई होगा tan इनवर्स √3/2। हाँ हर्षित, अब सही है आपका। फाई इज tan इनवर्स √3/2। चलिए भाई इतना लिखिए। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसमें बताओ किसी को परेशानी है? बस ये इसलिए था कि सीख जाओ आप जनरल पॉइंट पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब एक बार जरा ईमानदारी से अपने जेई के जो भी मार्क्स हैं वो लिखते जाना जरा यहाँ चैट रूम में। आप में से जितनों ने भी जेई दिया था, जेई का जो स्कोर है उसे लिखते जाओ। काफी बच्चों को तो पता है, कुछ के नहीं पता मुझे। भाई लिख लिया ये सबने? चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा ना ट्रिकी लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम द डाइपोल will electric field due to dipole be at right angle to the dipole? करिए जरा सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपके पास। भैया आप सॉल्व करेंगे, ये मैं नहीं करूंगा। 3 मिनट है, 3-4 मिनट है, करो आराम से, बहुत लेंदी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को कई बार पढ़ना, कई बार क्वेश्चन ना पढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है। भैया आया कुछ आंसर किसी का? किसी से नहीं हो रहा? हेलो, उसका कुछ गड़बड़ है, उसका छोटी सी गड़बड़ है, कुछ माइनर सी गड़बड़ कर रही हैं आप, चेक कीजिए।
नहीं नहीं, अस्का का सही है, सही है, सही सही है, सही है, अस्का बिल्कुल सही है, अस्का का सही है। अस्का, आप बस अब बायो का ध्यान रखिए, आपका नीट निकल जाएगा। आप सिर्फ बायो देख लीजिए अपनी, फिजिक्स में तो खैर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आनी। और किसी का कोई आंसर? मेघना गलत आ रहा है। शाहीन गलत है। छोटा सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। नहीं यार बाप, गलत आ रहा है आपका भी। अब तक एक अस्का का सही है। अलमास का सही है, गुड। राशिद, ये थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, तुम कुछ कुछ सही जा रहे हो, थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है। थोड़ी सी गड़बड़ है, एक तरफ तुमने गड़बड़ करी हुई है, वरना ये सॉल्व हो जाएगा, आगे और सॉल्व हो जाएगा, करके देखो राशिद। वैल्यू निकल कर आएगी 10 आएगी। यहां तक सही हो तुम, अभी कुछ स्टेप्स और करने। और कोई बताएगा और कुछ आंसर? चलो, कुछ नहीं किसी का आंसर, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, ये डाइपोल दिया है, ये पॉइंट है, ये है कुछ थीटा एंगल, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये फाई है, ये थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना, पैरेलल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको ये पता है कि फाइव प्लस थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, कह रहे हैं ना ये इसके परपेंडिकुलर है, डाइपोल के परपेंडिकुलर है, फाइव प्लस थीटा 90 डिग्री दिया है। और आपको ये पता होता है कि tan फाई इज tan थीटा बाई 2। अब सॉल्व करके देखो जिनसे नहीं हुआ था। दो बच्चों का सही था बस, और राशिद का आधा सही है। अब ट्राई करके देखो, शायद हो। 2 मिनट में शुरू करते हैं फिर से।
√2 सही आ रहा है, स्वालेहा का सही है, राशिद का सही है। देखिए थीटा प्लस फाइव 90 है ना, तो आप फाइव को लिख सकते हो, आपको थीटा चाहिए, आप फाइव को लिख सकते हो 90 माइनस, बस इस फाइव की जगह 90 माइनस थीटा रख दो, इतनी हिंट तो काफी होती है भाई। 90 माइनस थीटा रख दिया, इसे आपने tan थीटा बाई 2 कर दिया। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा इज tan थीटा बाई 2। कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय tan थीटा। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाय tan थीटा इज tan थीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इज tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा कितना आ गया, √2। ये आंसर भाई आया समझ में। चलिए गुड। अच्छा इसके बाद एक और करो, ये भी जनरल पॉइंट पर है, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point 200 due to dipole P is equal to I cap plus √3 J cap kept at origin। भाई ये मानो कि ये तुम्हारे नीट या जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, करो सॉल्व इसे, क्या देखोगे। फॉर्मूले अभी भी आपके पास लिखे हुए होंगे, उसी पर बेस्ड है, टफ नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा सोचना है। पहले आप खुद सोचो, 1-2 मिनट, नहीं होता तो फिर मैं आपको सोचने का तरीका देता हूं, किस तरीके से सोचना है। पहले तो ऐसे मान के चलो कि एग्जाम में आप रट के गए हो डाइपोल की जनरल पॉइंट पर फील्ड का एक्सप्रेशन, और ये क्वेश्चन आ गया हूं, क्या करोगे आप। भैया है कुछ किसी का। चलिए सुनिए, हिंट सुनिए, शायद इस हिंट के बाद हो जाए। मदिहा का कुछ आंसर आया नहीं, मदिहा गड़बड़ है। चलो भाई सुनो, हिंट सुनो, हर्षित सुन लो, बहुत एरर होते हैं वरना। ये ओरिजिन है, यहां पॉइंट दिया है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 200। नहीं हर्षित गड़बड़ है। अब आपको सिर्फ ये देना है कि ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना, ये डाइपोल मूवमेंट किस प्लेन में, मुझे बता सकते हो ये देखकर कि किस प्लेन में होगा डाइपोल मूवमेंट। पॉइंट तो 200 एक्स एक्सिस पर होगा।
डाइपोल किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। चलो, आपको ये पता चल गया कि आपका डाइपोल एक्स वाई प्लेन में यहां कहीं गया है। अच्छा, अब कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? किसी ने 45 का तो सुनेगा बहुत। हाँ, हर्षित का सही, शाहीन का सही, राशिद का सही, गुड। और किसी का आंसर? 45 नहीं है बिल्कुल, मैं पहले ही कह रहा हूं कोई 45 ना बोले। अस्का का सही। और बस। अरे भाई देखो, ये डाइपोल का एक्स कंपोनेंट, ये डाइपोल का वाई कंपोनेंट, आप tan थीटा निकालो। tan थीटा क्या होता है? y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना? √3। x कंपोनेंट कितना? 1। तो कितना आ गया? tan थीटा इज √3 विच मींस थीटा इज 30 डिग्री। नहीं 30 क्यों, 60 डिग्री। तो देखो थीटा पता है तुम्हें, थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये डाइपोल जिस पॉइंट पर चाहिए उसका सेपरेशन आपको कहां से चाहिए होता है? डाइपोल के सेंटर से चाहिए होता है। मैं तो कोई साइज दिया नहीं है, तो जो भी ले लो, इसी को 2 ले लो। आपका जो r हो जाएगा, दैट r विल बी 2 नाउ। अब कर लो यार, सॉल्व कर लो। क्या बचा है इसमें? p/4π∈r³ √1+3 cos² थीटा। भाई अब करो जरा, अब देखो क्या आ रहा है आंसर। अब तो कर लो, अब तो हो जाएगा। के की टर्म्स में कैलकुलेट कर दो, कोई मसला नहीं। 1/4π∈0 को के लिख दो। ओके राशिद, देखते हैं, अभी देखते हैं बस। अस्का का बिल्कुल सही आ रहा है, राशिद का भी सही लग रहा है, मोमिना का सही है। मोमिना कुछ गड़बड़ है। शाहीन का सही है, मोमिना कुछ गड़बड़ है। शाहीन अब भी वक्त है, नीट जेई किसी एक का फॉर्म भर दो। अल्मास सही आ रहा है। शाहीन डॉक्टर बनने के बाद लॉ कर लेना, फॉर्म भर दो किसी एक का। अल्मास रूट्स, ठीक है, अल्मास का सही आ रहा है। हर्षित गड़बड़। हाँ तो जेई का भर दो, जेई का तो अभी सब फॉर्म वॉर्म तो निकले हुए हैं, भर दो भर दो। इंजीनियर बन के लॉ कर लेना। मेघना गड़बड़, मेघना गड़बड़, ब्लंडर कर रही हो कहीं कुछ। आयशा तुम ना रूट में गड़बड़ कर रही हो, ऐड करने में। हाँ मेघना आप सही है। आप सही है। तो भाई देखिए, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखना शुरू कर दूं, और बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? 1/4π∈0 को यार मैंने के रख दिया। डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ना, I कैप + √3 J कैप है, तो डाइपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड ले लो 1² 3 √4 2 आ गया। k × 2, r भी 2 है, 2³ हो जाएगा, इंटू √1+3 cos² थीटा। 3 cos²60 शायद हमने अभी करा था, √7/2 आ जाता है। तो ये आ गया 2k/8 इंटू √7/2 कैंसिल हो। तो यार ये फीड आ गई आपकी k√7/, भाई बताइए आया सबके समझ में? अच्छा अच्छा ठीक है अर्षित, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, इतना हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फील्ड आपने कैलकुलेट कर ली। अब कहेगा एक यूनिफॉर्म फील्ड है, उसमें डाइपोल को रख देते हैं, बताओ क्या होगा डाइपोल के साथ? तो ये पहले तो था डाइपोल की फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
डाइपोल को आपने एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल थीटा। अब जैसे ही आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ये देखिए माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इसमें थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव चार्ज रख दिया तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा माइनस क्यू। सो जो नेट फोर्स है ऑन द डाइपोल, एफ, डाइपोल पर नेट फोर्स इज प्लस क्यू माइनस क्यू, नेट फोर्स आ गई जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है डाइपोल ट्रांसलेट नहीं कर सकता, आपका डाइपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, डाइपोल इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, राइट लेफ्ट कहीं नहीं जा सकता, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आगे पीछे नहीं मूव कर सकता। लेकिन ये डाइपोल रोटेट कर सकता है, ये कपल एक्ट कर रहा है, कपल एक्ट कर रहा है डाइपोल पर, ड्यू टू विच इट कैन रोटेट। एक कपल एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से डाइपोल रोटेट कर सकता है। तो डाइपोल पे जो टॉर्क एक्ट करेगी ना, जब रोटेट करेगा तो टॉर्क एक्ट करेगी, उस टॉर्क का ये एक्सप्रेशन होता है टॉर्क इज पी क्रॉस, और आप लिख सकते हो जो टॉर्क हो जाएगी दैट टॉर्क इज पीई साइन थीटा। अब ये टॉर्क एक्ट तो कर रही है, तो रोटेट कैसे करेगी? ये डाइपोल को कुछ ऐसे रोटेट करेगी कि डाइपोल रोटेट करने के बाद दोबारा से फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ये कुछ ऐसे टॉर्क एक्ट करती है कि डाइपोल रोटेट करे और रोटेट करने के बाद दोबारा से फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। अब रोटेट तो देखो क्लॉकवाइज भी कर सकता था, एंटी क्लॉकवाइज भी, तो आप ऐसे याद रखो कि छोटे एंगल से रोटेट करेगा फील्ड की डायरेक्शन में आने के लिए। सो ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क will try to align dipole in direction of it. तो ये टॉर्क कोशिश करेगी कि डाइपोल रोटेट करे और रोटेट करने के बाद फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ऐसे रोटेट करे और फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ये टॉर्क का मोटिव है, टॉर्क कोशिश करती है कि डाइपोल रोटेट कर कर फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ये मोटिव है टॉर्क। अच्छा, एक चीज और ऐसे याद रखिएगा, डाइपोल will rotate by small angle to align along the field. फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए डाइपोल एक छोटे एंगल से रोटेट करेगा और फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है, पी क्रॉस ई पी साइन थीटा। अब आप एग्जैक्ट देखना चाहते हैं टॉर्क कहाँ एक्ट कर रही है, तो पी की डायरेक्शन में रखिए, ई की तरफ कर्ल कर दीजिए, राइट हैंड लीजिए, पी की डायरेक्शन में रखिए फिंगर और ई की तरफ कर्ल कर दीजिए, थंब इनवर्ड जा रहा है, तो जो टॉर्क एक्ट करेगी वो इनवर्ड एक्ट करेगी। टॉर्क
will act inwards. Torque inwards act करेगी into the plane of the board. ये torque जा रही है. Torque will act in inwards direction. चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. अभी तो जैसे ही आप टॉर्क एक डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे, डाइपोल पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती, दैट मींस ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में टॉर्क एक्ट करती है, जो कोशिश करती है कि डाइपोल रोटेट कर जाए, और रोटेट कर कर क्या करेगा, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए. अब यहां से तीन केसेस बनते हैं, स्पेशल केसेस. तीन स्पेशल केसेस बनते हैं इस प्रॉब्लम में. केस वन. केस वन, डाइपोल मूवमेंट इज पैरेलल टू फील्ड. तो ये फील्ड है और डाइपोल मूवमेंट फील्ड के बिल्कुल पैरेलल है. तो ये आपका डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो अगर डाइपोल मूवमेंट फील्ड के पैरेलल है, दैट मींस थीटा इज 0 डिग्री. नेट फोर्स तो जीरो थी ही, ये तो हमने देखा ही था कि डाइपोल को जैसे ही आपने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, नेट फोर्स जीरो हो जाती है. अगर आप यहाँ टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क विल बी पीई साइन जीरो. साइन जीरो इज जीरो, तो टॉर्क भी जीरो हो गई. तो डाइपोल को जैसे ही आपने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो. एफ नेट भी जीरो, टॉर्क पी साइन जीरो जीरो. केस टू. केस टू में डाइपोल मूवमेंट इज एंटी पैरेलल टू फील्ड. डाइपोल मूवमेंट फील्ड के एंटी पैरेलल. तो ये फील्ड है और डाइपोल मूवमेंट फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन. यहां पर जो एंगल होगा, दैट एंगल इज 180 डिग्री. नेट फोर्स तो जीरो था ही, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, साइन 180 जीरो हो जाएगा. तो आप कह सकते हो यहां आपका डाइपोल इक्विलिब्रियम में. इसको आप कहोगे देखो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, मूव नहीं कर सकता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा अपनी जगह आ जाएगा. यहां पर जो डाइपोल है, दैट डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. मींस अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो दोबारा इस कॉन्फ़िगरेशन नहीं में आ पाएगा. केस थ्री देखिए. डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू फील्ड. डाइपोल अगर फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है. नेट फोर्स तो जीरो है,
ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहां जब आप टॉर्क कैलकुलेट करोगे, टॉर्क इज पीई साइन 90 विच इज पीई। टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क इज मैक्सिमम, तो यहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो डाइपोल को अगर आपने फील्ड के पैरेलल रख दिया, इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंटी पैरेलल रख दिया, इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। परपेंडिकुलर रख दिया तो इक्विलिब्रियम नहीं है। मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करेगी, दैट टॉर्क इज मैक्सिमम। और किसी एंगल पर रखोगे तो टॉर्क पी साइन थीटा एक्ट करता है। चलिए इतना लिखिए, इतना हो जाए तो मुझे बताइए, फिर स्पेशल केसेस लिखिएगा। सबने लिख लिया? चलिए हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब एक क्वेश्चन है, अब तो बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। वो आपसे कहता है शो दैट मोशन ऑफ डाइपोल in uniform field is SHM। ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। ऑल्सो कैलकुलेट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। चलिए इतना लिख लीजिए, आज इसे यहीं छोड़ दें। कल सेम टाइम क्लास है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल खत्म हो गया था, तो कल हम स्टार्ट करेंगे। मे भी शायद मैं रोटेशन स्टार्ट कर दूं या मैं ग्रेविटेशन स्टार्ट कर दूं। इलेक्ट्रोस्टैट और ग्रेविटेशन एक साथ किया जा सकता है, बिल्कुल पैरेलल चीजें। मोशन ऑफ वर्टिकल सर्कल तो मैं करा चुका था, एक आध क्वेश्चन रह गया था, तो होपफुली मैं कल शायद ग्रेविटेशन ही स्टार्ट करूं। ओ यस, इसका कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम करनी है, कंस्ट्रेंट करनी है, यस कंस्ट्रेंट करनी है। कल हम कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम करें।